मेरा नाम मुकेश है। आज जब मैं घर में दाखिल हुआ तो मेरी पत्नी के हाथ की बनी हुई दाल की खुशबू पूरे घर में महक रही थी। मेरी पत्नी ने खुशी खुशी मेरे लिए घर का दरवाज़ा खोला। मैंने अपना लैपटॉप सोफे पर रखा और मुस्कुराहट के साथ अपनी सुंदर पत्नी की तरफ देखा। वो भी मुझे देखकर मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट तो मेरे दिन भर की थकान मिटाने के लिए काफ़ी होती थी। मैंने 6 महीने पहले ही ये फ्लैट फाइनेंस पर ख़रीदा था। ये ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन ये हमारा अपना घर था, हमारा छोटा सा घर जिसे मैंने अपनी सालों की जमा पूंजी लगाकर बनाया था। मैंने अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, सुनो लतिका, इस महीने मुझे कुछ परफॉर्मेंस बोनस मिला है। बस थोड़े पैसे और जोड़ लूँ, फिर तुम्हारे लिए नौकरानी रख दूंगा, ताकि तुम्हें घर में काम करने के लिए थकान महसूस न हो। वो मुस्कुराई और बोली, अच्छा ठीक है। मेरा फ़ोन तभी ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। फ़ोन की घंटी में एक अजीब सी जल्दी थी, एक ऐसी घबराहट जिसने हम दोनों को चौंका दिया था। मैंने स्क्रीन पर देखा, दिशांत अंकल का नाम चमक रहा था, जो हमारे पड़ोसी थे। जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया, दूसरी तरफ से एक रोती हुई और घबराई हुई आवाज़ आई, जिसके पीछे तेज़ हवा के झोंके की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। मुकेश बेटा, जल्दी से बरेली आ जाओ। तुम्हारे पिताजी अपनी रेहड़ी के पास फल बेचते बेचते अचानक गिर पड़े थे। लोग उन्हें करीब के अस्पताल ले गए। डॉक्टर कह रहे हैं कि उनके दिमाग की नस फट गई है। उनकी हालत बहुत नाजुक है बेटा। मेरी पत्नी भी पास खड़ी सब कुछ सुन रही थी। उसके हाथ से कांच का गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया और टुकड़े टुकड़े हो गया। उसके बिखरे हुए टुकड़ों में मेरे दिल की खामोशी थी, जो उसी पल चकनाचूर हो गई थी। हम दोनों पति पत्नी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मैं इतनी बुरी तरह से कांप रहा था कि फ़ोन लगभग मेरे हाथ से छूट ही गया था। मेरी पत्नी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कुछ पूछने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिशांत अंकल इमरजेंसी रूम की तरफ भागते हुए फ़ोन काट चुके थे। बिना एक दूसरे से कुछ कहे हम दोनों ने जल्दी जल्दी कुछ कपड़े बैग में भरे, घर में जो भी थोड़ी बहुत नकदी थी उसे इकट्ठा किया और अपनी पुरानी गाड़ी की तरफ भागे। ये वही गाड़ी थी जिसे मैंने अपनी नौकरी के बाद ज़्यादा पैसे कमाने के लिए कभी कभी टैक्सी के तौर पर चलाता था। बरेली का रास्ता और भी गहरा होता जा रहा था और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, जिससे गाड़ी के वाइपर को पूरी रफ्तार से काम करना पड़ रहा था। मैंने स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ रखा था, जो मेरी उंगलियों के तनाव से सफ़ेद पड़ गए थे। मैंने अपनी पत्नी से कहा, विक्रम और विजय को कॉल करो, उन्हें कहो कि जल्दी अस्पताल पहुंचे। अगर पापा को कुछ हो गया तो हम सब जिंदगी भर पछताएंगे। मेरी पत्नी ने सर हिलाया और कांपते हुए हाथों से मेरे दोनों भाइयों का नंबर मिलाया। पहले विजय का नंबर मिलाया, जो शहर में रहता था और जिसका कपड़ों का अच्छा खासा कारोबार था। उसका घर अस्पताल से कुछ मिनट की दूरी पर था। फ़ोन की घंटी बजती रही, इस उम्मीद पर कि वो फ़ोन उठा लेंगे और कठिन समय में हमें थोड़ा सहारा मिलेगा। लेकिन तभी अचानक घंटी कट गई और फ़ोन बिज़ी होने की टोन आने लगी। मेरी पत्नी ने दोबारा फ़ोन किया, फिर तीसरी बार, लेकिन हर बार एक ही जवाब मिला, जिस नंबर पर आप संपर्क करना चाहते हैं वो इस समय बंद है। मेरी पत्नी ने मेरी तरफ देखा, वो मुझे तसल्ली देने की कोशिश करने लगी। शायद विजय दुकान पर हिसाब किताब में बिजी होगा या फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई होगी। मैं विक्रम को फ़ोन करके देखती हूँ। उसने मेरे सबसे छोटे भाई विक्रम को फ़ोन किया। फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से ज़ोर ज़ोर से शोर शराबे की आवाज़ आई। शायद वो किसी पार्टी में था। मेरी पत्नी ने विक्रम को बताया कि पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, वो अस्पताल में है, जल्दी अस्पताल पहुंच जाओ। लेकिन विक्रम ने उसे रूखा सूखा जवाब दिया और फ़ोन काट दिया। मेरी पत्नी के पूरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। ये एसी की ठंडक नहीं थी, बल्कि एक जानबूझकर की गई नज़रअंदाजी का एहसास था। मैंने अपनी पत्नी की खामोशी देखी तो बेचैनी से पूछा, क्या बात है, कोई पहुंचेगा या नहीं? मेरी पत्नी मुझे सच बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी, खासकर जब मैं गाड़ी चला रहा था। उसने बस इतना कहा कि शायद नेटवर्क कमज़ोर है। मेरी गाड़ी ट्रैफिक में रुक गई थी। मैंने जैसे ही अपने मोबाइल पर सोशल मीडिया अकाउंट खोला तो देखा कि विक्रम ने कुछ देर पहले ही एक नई पोस्ट डाली थी। तस्वीर में विक्रम और उसकी पत्नी एक शानदार होटल में डिनर पर बैठे हंस रहे थे और साथ में लिखा था कि फैमिली के साथ वीकेंड का टूर। लेकिन इससे भी ज़्यादा खौफनाक बात यह हुई कि जैसे ही मैंने वो पोस्ट देखी, वो अचानक गायब हो गई। उसने या तो उसे डिलीट कर दिया था या फिर हमें ब्लॉक कर दिया था, ताकि हम उसे ना देख पाएं। मैंने फ़ोन को मुट्ठी में बंद कर लिया। मेरे दिल में एक साथ कड़वाहट और गुस्से का सैलाब उमड़ आया था। एक पिता जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था और उनके बेटे जिम्मेदारी से आंख चुराने के लिए फ़ोन बंद करने का नाटक कर रहे थे। हम जब अस्पताल पहुंचे तो रात के 10 बज चुके थे। इमरजेंसी के रास्ते में खामोशी थी, पर डॉक्टर के तेज़ कदमों की आहट और मशीनों की आवाज़ आ रही थी।
हमारी पड़ोसन हेमा आंटी मुझे और मेरी पत्नी को देखते ही दौड़कर हमारे पास आईं। उनकी आंखें रो रो कर लाल हो गई थीं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बेटा, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। डॉक्टर ने अभी परिवार वालों को बुलाया था। भैया जी की हालत बहुत सीरियस है। वो गहरी बेहोशी में चले गए हैं। मैं जल्दी से डॉक्टर के कमरे की तरफ भागा। लतिका भी मेरे पीछे आ गई। अभी मैं अपनी सांस भी ठीक से नहीं ले पाया था। ये एक सीरियस चेहरे वाले अधेड़ उम्र के डॉक्टर ने ऐसी खबर दी जो किसी बिजली के झटके से कम नहीं थी। उन्होंने एक एक्सरे की फिल्म की तरफ इशारा करते हुए धीमे शब्दों में कहा, पेशेंट के दिमाग से बहुत ज़्यादा खून बह गया है। जमा हुआ खून बाकी के अंगों पर दबाव डाल रहा है। हमें जल्दी से सर्जरी करके इस नस को बंद करना होगा। मैंने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, डॉक्टर साहब, आप बस मेरे पापा को बचा लीजिए। खर्चा जितना भी आएगा हम इंतज़ाम कर लेंगे। डॉक्टर ने हमें एक हमदर्दी भरी नज़रों से देखा और कहा, देखिए, ऑपरेशन का चार्ज और दवाइयाँ और ऑपरेशन के बाद की आईसीयू में रहने का कुल खर्चा लगभग 10 लाख रुपए आएगा और आप लोगों को 5 लाख रुपए ऑपरेशन से पहले जमा करने होंगे ताकि हम ऑपरेशन की तैयारी कर सकें। हर एक घंटे की देरी का मतलब है बचने की उम्मीद में 10% की कमी। 10 लाख रुपए की रकम मेरे कानों में एक जोरदार धमाके की तरह गूंजी थी। मेरे पैर लड़खड़ाने लगे थे। अमीर लोगों के लिए शायद ये उनके बैंक अकाउंट का एक छोटा सा हिस्सा हो, लेकिन हम जैसे नौकरी करने वाले लोगों के लिए, जिन्होंने अभी अभी किश्तों पर घर खरीदा हो, ये एक बहुत बड़ी रकम थी। ये हमारी शायद 10-15 साल की मेहनत की कमाई थी। मैंने अपनी पत्नी की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर और गहरी मायूसी थी। मैंने अपने मोबाइल में फिर से विजय और विक्रम का नंबर मिलाया, लेकिन जवाब में वही खामोशी थी, वहीं पहुंच से बाहर की रिकॉर्डिंग। कोई रास्ता न देखकर मैंने ऋचा को फ़ोन किया, जो मेरे बड़े भाई की पत्नी थी। बहुत देर घंटी बजने के बाद किसी ने फ़ोन उठाया, लेकिन उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे वो किसी शोर में बैठी हो। उसने कहा, भैया, अभी मैं मेहमानों के साथ बैठी हूँ। जो भी बात है कल करेंगे। पैसों की बातें तो अपने भाई से पूछो। मेरे पास कुछ नहीं रहता। मैं कुछ कह पाता इससे पहले ही फ़ोन कट गया। मैंने धीरे से अपने छोटे भाई विक्रम की पत्नी मिताली को फ़ोन किया। वहाँ से मुझे टालमटोल वाला जवाब मिला। मिताली ने कहा, भैया, मैं तो अपने मायके आई हुई हूँ। एटीएम कार्ड सब विक्रम के पास है। आप अभी देख लो और विक्रम से बात कर लो। मेरा हाथ नीचे लटक गया था। फ़ोन फिसलकर कुर्सी पर जा गिरा। मैंने अपना सर दीवार से टेक लिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। 2 भाई होने के बावजूद भी मैं अकेला था और इस मुश्किल समय में कोई मदद करने वाला नहीं था। मैंने अपने दोनों बैंक अकाउंट चेक किए। पाई-पाई जोड़कर भी बचत और इस महीने के खर्च के पैसे मिलाकर हमारे पास 1 लाख रुपए थे। आधी रात को दोस्तों रिश्तेदारों से लोन मांगा। किसी ने 5,000 दिए, किसी ने 20,000, तो किसी ने 10,000। लेकिन ये सब मिलकर भी बड़ी रकम के सामने कोई हैसियत नहीं रखते थे। मैंने सर उठाकर अपनी पत्नी की तरफ देखा। मैं उससे कुछ कहना चाहता था, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। शायद वो समझ गई थी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। हमारा नया घर, जिसमें भविष्य के हमारे कितने ही सपने और उम्मीदें थीं, वो उस समय हमारी इकलौती जायदाद थी। लेकिन वो हमारी सालों की मेहनत का फल था। वो जगह थी जहां मैंने अपने पहले बच्चे का स्वागत करने का सपना देखा था। अगर उसे बेच दिया या गिरवी रख दिया, तो हम फिर से किराए के तंग मकानों और कर्ज के बोझ तले दब जाएंगे। पता नहीं कब दोबारा सर उठाकर जी पाऊंगा। इस मुश्किल के समय में मुझे अपने पिता की यादें एक एक करके सताने लगी थी। जब मैं छोटा था और बीमार हो गया था, तब मेरे पिता ने मेरे इलाज की खातिर कई कई दिन और रातों तक जागकर मेहनत करके पैसा कमाया था, ताकि मेरा अच्छे अस्पताल में इलाज करवाकर मुझे जल्द से जल्द ठीक किया जा सके। वो माँ के साथ मेरी बहुत फिक्र करते थे। माँ थक जाती तो खुद पंखे से मेरी हवा करते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि बिजली के पंखे की आवाज़ से मेरे सर का दर्द बढ़ जाएगा। उन्होंने हम तीनों भाइयों की परवरिश करने के लिए बहुत मेहनत की थी, और माँ के मरने के बाद भी उन्होंने हम तीनों भाइयों की ख्वाहिशों में कभी कोई कमी नहीं आने दी थी। वो मेरी पत्नी को भी बेटी समान समझते थे, जबकि मेरी पत्नी ने भी हमेशा उनकी सेवा ससुर बनकर नहीं, पिता समझकर की थी। मैंने गहरी सांस ली और लतिका की तरफ देखा। फायदे और नुकसान के ख्याल को छोड़कर लतिका मेरी तरफ बढ़ी और उसने मेरा ठंडा पड़ चुका हाथ मजबूती से थाम लिया। उसने सीधे मेरी आंखों में देखते हुए कहा, हालांकि मेरे गालों पर आंसू बहने लगे थे, मुकेश, हम घर को गिरवी रख देते हैं, वरना आपके पिता को हम कभी वापस नहीं ला पाएंगे। मैंने उसे हैरानी से देखा और कसकर गले लगा लिया। मेरे गर्म आंसू उसके कंधे पर गिरकर उसके कपड़ों को भिगो रहे थे। हम जानते थे कि जैसे ही हम आधी रात को सूदखोरों से कर्ज लेने के लिए अस्पताल के गेट से बाहर कदम रखेंगे, हमारी जिंदगी कांटों और तूफानों से भरे एक नए रास्ते पर मुड़ जाएगी।
रात का 1 बज रहा था। एक बड़ी कंपनी के ऑफिस की तरफ जाने वाली तंग गली में गुप्त अंधेरा था। बस एक पुराने से साइन बोर्ड से निकलती पीली धीमी रोशनी टिमटिमा रही थी। बंद कमरे से धुआं बाहर निकल रहा था, जिससे हवा में एक अजीब सी घुटन और भारीपन था, जो मेरे पहले से ही डरे हुए दिल पर और ज्यादा दबाव डाल रहा था। अस्पताल के गेट पर मिले एक दलाल ने हमें मनमोहन नाम के एक आदमी से मिलवाया था। वो एक पुरानी चमड़े की कुर्सी पर पांव फैलाकर बैठा हुआ था। उसकी तेज ठंडी नजरें जमीन पर रखे उन कागजात पर घूम रही थी, जिन्हें मैंने कांपते हुए हाथों से टेबल पर रखा था। उसने सिगरेट का एक लंबा कश खींचा, धुआं हवा में छोड़ा और फिर एक बेरुखी भारी आवाज में कहा, फ्लैट के अभी पक्के कागजात नहीं बने हैं, सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल है। इस पर आधी रात को कौन बैंक बनकर पैसे देगा? बहुत मुश्किल है। मैंने अपनी पत्नी का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। मेरी आवाज़ बेचैनी से टूट रही थी। सर, हमारी मदद कीजिए। मेरे पिता ऑपरेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। थोड़ी सी देर हुई तो बहुत देर हो जाएगी। उस आदमी ने एक तिरछी मुस्कुराहट दी और हमारी तरफ एक पहले से तैयार किया हुआ एग्रीमेंट सरका दिया। उसने अपनी उंगली से कागज़ पर थपथपाते हुए कहा, किसी पुराने जानने वाले ने भेजा है, इसलिए तुम्हारा काम कर रहा हूँ, लेकिन ये कोई गिरवी नहीं होगी। तुम्हें सेल करने के एग्रीमेंट पर साइन करने होंगे, जिसमें ये लिखा होगा कि तुमने ये घर मुझे 40 लाख रुपए में बेच दिया है, जो मार्केट की कीमत से लगभग आधी है। मैंने कागज़ उठाकर पढ़ना शुरू किया। हर शब्द मेरी आंखों में सुई की तरह चुभ रहा था। एग्रीमेंट के मुताबिक अगर 4 महीने के अंदर हमने पूरी रकम असल और सूद, जो कि रोज़ के हिसाब से था, वो वापस नहीं किया तो हमारा घर कानूनी तौर पर इस आदमी का हो जाएगा, बिना किसी अदालत की कार्यवाही के। मैंने लतिका की तरफ देखा और अपना सर टेबल पर झुका लिया। मेरे कंधे लाचारी और पछतावे से कांप रहे थे, लेकिन इमरजेंसी रूम में पड़े अपने पिता का चेहरा याद आते ही मुझे इस जुल्म भरा फैसला लेना पड़ा। मैंने पेन उठाया और कांपते हुए हाथों से सेल करने वाली जगह पर अपना नाम लिख दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने ही खून का एक हिस्सा, अपने भविष्य का एक टुकड़ा काटकर अपने पिता की जिंदगी के बदले दे रहा हूँ। मनमोहन ने गंदी मुस्कुराहट के साथ अपनी अलमारी खोली और नोटों की गड्डियां निकाली। हम पैसों का बैग लेकर अस्पताल की तरफ भागे और ठीक उसी समय रकम जमा की, जब डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी के लिए अपने कमरे से बाहर निकल रहे थे। ऑपरेशन थिएटर की बत्ती तेज जल उठी और दरवाज़ा बंद हो गया, जिसने जिंदगी और मौत के बीच एक धुंधली सी उम्मीद और गहरे डर के बीच एक दीवार खड़ी कर दी थी। लतिका और मैं बाहर एक दूसरे के बराबर में बैठ गए थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, बस हमारी भारी सांस खिड़की से आती हुई हवा की सरसराहट में मिल रही थी। अगली दोपहर तक, जब ऑपरेशन खत्म हो चुका था और पापा को रिकवरी रूम में शिफ्ट कर दिया गया था, तभी मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया। विजय का मैसेज था, भैया, कल मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, अभी जाकर चार्ज हुआ है। पापा कैसे हैं? मैं अभी काम के सिलसिले में फंसा हुआ हूँ, इसलिए नहीं आ सकता। कुछ भी हो तो बताना। उसके फ़ौरन बाद विक्रम का भी एक ऐसा ही बनावटी मैसेज आया, जिसमें लिखा हुआ था, भैया, मेरा छोटा बेटा बीमार था, इसलिए फ़ोन नहीं देख पाया। मैंने वो मैसेज पढ़े और मैं रोते हुए हंस पड़ा। मैंने सोचा कि इन दोनों भाइयों पर ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि सबसे अहम बात ये थी कि पिताजी अब खतरे से बाहर थे। लेकिन जब मैं गर्म पानी लेने के लिए नर्स के काउंटर के पास से गुजर रहा था, तो मैंने 2 नर्सों को आपस में बात करते हुए सुना। एक ने अफसोस जताते हुए कहा, कल जो बूढ़े अंकल दिमाग की नस फटने की वजह से आए थे, बेचारे अंकल के बच्चे काफ़ी अमीर हैं, लेकिन बहुत पत्थर दिल हैं। दूसरे ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? पहली नर्स ने अपनी धीमी आवाज़ कर ली, लेकिन मैं उसका हर शब्द साफ साफ सुन सकता था। उसने कहा, कल जब वो एडमिट हुए तो 2 बहुत अमीर दिखने वाले आदमी आए थे। उन्होंने ऑपरेशन का खर्चा पूछा। जैसे ही डॉक्टर ने बताया कि लाखों का खर्च आएगा, तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया और वो चुपचाप यहाँ से चले गए। उन्होंने एक बार अपने पिता का चेहरा तक नहीं देखा। ये सुनकर मेरे पाँव जैसे जमीन में गड़ गए थे। मेरे हाथ में पकड़ा गिलास कांप रहा था और गर्म पानी के कुछ कतरे मेरे हाथ पर गिर गए थे, जिससे तेज जलन हुई। तो ये बात थी। ऐसा नहीं था कि वो नहीं जानते थे कि उनके मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी या वो बिजी थे। वो आए थे। उन्होंने इस भारी भरकम रकम के बारे में सुना था और उन्होंने अपने गरीब बड़े भाई और मरते हुए पिता को छोड़कर जाने का फैसला किया था। ऑपरेशन के 3 दिन बाद भी पापा आईसीयू में बेहोश पड़े थे और वेंटिलेटर पर थे। मेरी पत्नी रास्ते में ही बैठी हुई थी। मैं इतना ज़्यादा परेशान था कि मेरी दाढ़ी भी बढ़ गई थी और हम दोनों पति पत्नी ने काफ़ी समय से कुछ खाया भी नहीं था। मेरा फ़ोन बजा। स्क्रीन पर विजय का नाम चमक रहा था, जिसका हम पिछले कुछ दिनों से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया। विजय की आवाज़ में एक घबराहट थी, जैसे वो वक्त के खिलाफ दौड़ रहा हो।
भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। कल मेरा फ़ोन पूरी तरह से बंद हो गया था, चार्ज भी ख़राब हो गया था। अभी किसी और के फ़ोन से आपको कॉल कर रहा हूँ। पापा कैसे हैं? कल से आपको कॉल कर रहा हूँ, लेकिन आपसे कॉन्टैक्ट ही नहीं हो पा रहा था। मेरी पत्नी पास बैठी उसकी ये चिकनी-चुपड़ी बातें सुन रही थी। क्या वाक़ई एक चार्जर ठीक उसी समय ख़राब हो सकता है जब पिता मौत से लड़ रहा हो और उसे ठीक होने में पूरे 3 दिन लग गए? 10 मिनट भी नहीं बैठे थे कि विक्रम का भी फ़ोन आ गया। उसकी आवाज़ में बड़े बिज़नेस वाला व्यस्तपन और घमंड था। भैया बुरा मत मानना, मैं काम के सिलसिले में बाहर आया हुआ हूँ। यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है, कभी आते हैं कभी चले जाते हैं, दिमाग ख़राब हो गया। पापा की खबर सुनकर तो हाथ-पाँव ही काँप गए, लेकिन यहाँ अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ। अगर वापस आ गया तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। आप लोग अभी पापा का ख़्याल रखो, पैसों या दवाइयाँ की ज़रूरत हो तो मैं वापस आकर सब देख लूँगा। मैंने फ़ोन रखने के बाद एक राहत की सांस ली और अपनी पत्नी की तरफ देखा। उसकी धसी हुई आंखों में एक भूली सी उम्मीद चमक रही थी। उसने कहा, देखा आपने, दोनों भाइयों की अपनी अपनी मजबूरी थी। कोई भी पिता को जानबूझकर नहीं छोड़ता। विजय और विक्रम ने कहा कि वो वापस आकर पैसों का हिसाब कर लेंगे। शायद हमारे कर्ज का बोझ कुछ कम हो जाएगा। मैंने अब अपनी पत्नी को देखा। उसकी मासूमियत पर मुझे तरस आ रहा था, जो लगभग कमजोरी की हद तक थी। लेकिन मैं उसे अब और झूठी उम्मीद के सहारे नहीं छोड़ सकता था। मैंने चुपचाप अपना फ़ोन निकाला और उसे वो स्क्रीनशॉट दिखाया जो मैंने पिछले 3 दिनों मैंने उन दोनों भाइयों के सोशल मीडिया अकाउंट्स की पोस्ट चुपके से सेव कर ली थी। मैंने उन फोटोज़ की तरफ इशारा किया जिसमें विक्रम ठीक उसी रात शानदार होटल में था, जिस रात मैंने उसे पहली बार मदद के लिए फ़ोन किया था। पोस्ट का समय हमारे इसी मायूसी भरे सफ़र के समय से मेल खाता था और उनका स्टेटस भी। अगली सुबह डिलीट किए जाने से पहले तक वहीं मौजूद था। फिर मैंने विजय की स्टेटस की तारीख दिखाई। वो पिछले 2 दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर लाइव आकर कपड़े बेच रहा था, धड़ाधड़ ऑर्डर ले रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो लगातार बोल रहा था। वो कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी बिना नेटवर्क वाले इलाके में फंसा हो। मैंने लतिका की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, मेरी आवाज़ सुकून भरी थी, लेकिन इसमें एक कड़वाहट थी। जब तुम इन्हें फ़ोन करके थक गई थी, तब भी वो ऑनलाइन थे, पार्टी कर रहे थे, पैसे कमा रहे थे। इनका नेटवर्क ख़राब नहीं हुआ था, इनका फ़ोन ख़राब नहीं हुआ था, इन्होंने सिर्फ़ हमारे लिए अपना फ़ोन बंद कर दिया था। लतिका ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो अपने देवरों पर बहुत भरोसा करती थी, छोटे भाइयों की तरह उनके साथ हँसी मज़ाक करती थी। उसके चेहरे पर गहरी परेशानी आ गई, जैसे किसी ने उसके भरोसे पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया हो। उसने कुछ नहीं कहा, मुझे फ़ोन वापस दिया और दूसरी तरफ मुँह फेर लिया। मैंने शीशे से कमरे की तरफ देखा जहाँ पापा लेटे हुए थे। मेरे कंधे इस सच्चाई का बोझ उठाए हुए थे। मैं जानता था कि मेरी पत्नी को मेरी तरह बहुत दर्द हो रहा था। अपनों से मिले हुए धोखे का दर्द कर्ज के बोझ से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। मैं अपने भाइयों की तरफ से जाग गया था। इस दर्द को बहुत अच्छे से महसूस कर रहा था। उनकी बनावटी शराफत के वहम से बाहर निकल आया था, जिन्होंने पैसों को अपने पिता से ज़्यादा ज़रूरी समझा था। ये एक कड़वी दवाई थी, लेकिन ये ज़रूरी थी ताकि हम दोनों पति पत्नी आने वाले तूफान का सामना करने के लिए मजबूत बन सके। जहां रिश्तों को और बेरहमी से तोला जाना था, आखिरकार पापा खतरे से बाहर आ गए और डॉक्टर ने उन्हें आम वार्ड में शिफ्ट करने की इजाज़त दे दी। हालांकि उनके शरीर का आधा हिस्सा अभी भी लाचार था और उनकी याददाश्त भी कभी कभी साथ छोड़ देती थी। कुछ समय के बाद मेरा भाई विक्रम और उसकी पत्नी अस्पताल आए, जैसे उन लोगों ने पहले से तय कर रखा हो। उनके हाथों में फ्रूट्स, जूस और भी ताकत वाली चीज़ें थी। मेरे भाई की पत्नी ने महंगे कपड़े पहन रखे थे और वो दोनों कमरे के दरवाजे तक पहुंचते ही जोर जोर से रोने लगे। उनका रोना इतना नौटंकी भरा था कि आसपास के बिस्तरों पर लेटे हुए मरीज भी चौंक कर देखने लगे। विक्रम बिस्तर के पास दौड़ा, पापा का कमजोर हाथ अपने हाथों में पकड़कर आंसू बहाते हुए कहने लगा, पापा आपको ये क्या हो गया? मैं दूर था, लेकिन ये सब देखकर मेरा दिल जलने लगा। मैं तो फौरन उठकर जाना चाहता था, लेकिन काम ने मेरे पाँव बांध रखे थे। पापा आप जानते हैं ना, मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। पापा वहीं लेटे थे। उनकी आंखें थकी हुई और धुंधली थी। उन्होंने बस धीरे से अपनी पलकें झपकी। उनमें अपने बेटे की इस शानदार एक्टिंग का जवाब देने की ताकत नहीं थी। विजय भी पीछे नहीं था। वो भी कुछ इसी तरह की एंट्री के साथ आया था और पीछे खड़ा सिसक रहा था और रुमाल से अपने आंसू साफ कर रहा था और बीच बीच में कमरे में मौजूद दूसरे लोगों को अपनी सफाई दे रहा था। बेचारे मेरे पापा सारी जिंदगी बच्चों को पालने में मेहनत की और जब बूढ़े हुए तो ऐसी बीमारी ने घेर लिया। मैं कमरे के एक कोने में खड़ा ये सब देख रहा था। इस दिखावे की मोहब्बत के नाटक को देखकर मेरा खून खौल रहा था।
लेकिन पापा की हालत को देखते हुए मैं खामोश रहा। कुछ देर रोने धोने का नाटक करने के बाद विजय बाहर आया। उसने मुझे देखा, फिर इधर उधर देखा और फिर अपने पर्स से एक पतला सा लिफाफा निकाला। उसने वो मेरे हाथ में थमाते हुए धीरे से कहा, जैसे कोई बहुत बड़ा राज बता रहा हो, ये रख लो भैया, और पापा की दवाइयों का खर्चा चलाओ। इस बार बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया। बड़ी मुश्किल से 30,000 रुपये का इंतजाम कर पाया हूँ। तुम लोगों की थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी। 30,000 रुपये! ये रकम उसके मुंह से ऐसे निकली जैसे कुछ भी न हो, जबकि उसने जो कपड़े पहन रखे थे वो भी कम से कम 5-10 हज़ार के होंगे। विक्रम ने जब ये देखा तो उसने भी जल्दी से अपना पर्स निकाला और 15,000 रुपये निकाल कर मुझे दिए। भैया, मेरे पास पैसे तो ज़्यादा नहीं है। मेरे बेटे की भी दवाई चल रही है, काम भी बहुत हल्का हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई भी देख रहा हूँ, खर्च बहुत है। ये पैसे मेरी तरफ से छोटी सी मदद समझकर रख लो। कुल मिलाकर इतने पैसे 10 लाख रुपए के ऑपरेशन के लिए, उस पिता की जान के लिए जिसने उन्हें जन्म दिया था। मैंने दोनों लिफाफे हाथ में पकड़ रखे थे, इतनी मजबूती से कि लिफाफे का कागज भी मुड़ गया था। मेरा चेहरा गुस्से और बेइज्जती से लाल हो गया था। मैं इन पैसों को अपने भाइयों के मुंह पर वापस फेंकना चाहता था। मैं चिल्लाना चाहता था कि पापा को 10 लाख रुपए की जरूरत थी, ना कि भीख में दिए हुए कुछ इन रुपयों की। लेकिन मुझसे पहले कदम मेरी पत्नी ने बढ़ा लिया। उसने धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें खामोश किया और फिर मेरे हाथ से वो दोनों लिफाफे ले लिए। फिर मेरे दोनों भाइयों की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, शुक्रिया तुम्हारा। पैसा तो पैसा होता है, मेहनत की कमाई है। मैं इसे एक डायरी में नोट कर लूंगी। इस डेट को किस समय विजय ने 30,000 और विक्रम ने 15,000 दिए, ताकि जब पापा ठीक हो जाएं तो उन्हें भी अपने बेटों के इस प्यार और इज्जत के बारे में पता चले। डायरी में लिखने की बात सुनकर विजय के चेहरे का रंग बदल गया। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई, जबकि विक्रम मेरी नज़रों से बच रहा था और पापा के कपड़े ठीक करने का नाटक करने लगा। उसकी पत्नी कमरे से बाहर चली गई थी। विजय मेरी पत्नी की बात का मतलब अच्छी तरह से समझ गया था। मेरी पत्नी ने कहा, मैं ये कह रही थी कि मैं इस सच्ची मोहब्बत का हिसाब रखूंगी, ताकि भविष्य में ये एक सबूत के तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने ये पैसे अपने पिता को बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने मन को खामोश करने और पड़ोसियों के ताने से बचने के लिए दिए थे, ताकि उन पर नालायक बेटों का ठप्पा न लग जाए। पापा के अस्पताल में एडमिट होने के बाद से 1 महीना गुजर चुका था। हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। अस्पताल की इन सफ़ेद दीवारों और दवाइयों की स्मेल आसपास घूमती रहती थी। पैरालाइज से जूझ रहे इंसान की देखभाल करना कोई आसान काम नहीं था। उनकी साफ सफाई से लेकर उन्हें खिलाने पिलाने और फिजियोथेरेपी करवाने तक का सारा बोझ मेरे कंधों पर और मेरे सब्र पर आ पड़ा था। दिन में मुझे अपनी नौकरी के बाद एक्स्ट्रा काम के लिए भागदौड़ करनी पड़ती थी। मैं देर रात तक ड्राइविंग करता था, ताकि इन 40 लाख रुपए का सूद जमा कर सकूं, और रात में मैं अस्पताल जाकर अपनी पत्नी की जगह ले लेता था। सारा दिन वो मेरे पापा का ख्याल रखती थी। मैं पूरी रात जागकर अपने पिता की निगरानी करता रहा, और इस डर से कि कहीं वो करवट न ले पाएं या उन्हें सांस लेने में तकलीफ न हो। मैं और मेरी पत्नी दिन ब दिन बहुत कमज़ोर हो रहे थे। नींद की कमी की वजह से हम दोनों की आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए थे। कई बार तो मैं हार मान लेना चाहता था, लेकिन फिर पापा के लिए खुद को मजबूत करता था। उस दौरान पापा के दोनों लाडले बेटे अभी भी गायब थे। वो देखभाल की जिम्मेदारी से बचने के लिए तरह तरह के बहाने बनाया करते थे। उनकी पत्नी अभी अस्पताल नहीं आती थी। विजय का तो एक ही रटा रटाया बहाना था, मैं काम में इतना बिजी रहता हूँ कि सर उठाने की भी फुर्सत नहीं है। मेरी पत्नी बच्चों की देखभाल में लगी रहती है। बेटा बहुत रोता है, रात को मेरे बिना सोता ही नहीं है। अगर मैं अस्पताल में रुका तो वो हंगामा खड़ा कर देगा। कभी कभी विजय अस्पताल आता था, लेकिन तब तक मैं पापा की साफ सफाई में लगा होता था, और विजय अच्छे कपड़े पहनकर परफ्यूम लगाकर आता था, जैसे किसी बीमार रिश्तेदार से मिलने की फॉर्मेलिटी निभाने आया हो। वो बिस्तर के किनारे 15 मिनट बैठता, पापा का हाथ पकड़कर इधर उधर देखकर कुछ बातें करता, और फिर फ़ोन निकालकर पापा के साथ सेल्फी लेने लगता। उसके फ़ौरन बाद सोशल मीडिया पर पापा के साथ इमोशनली पोस्ट कर देता। साथ में जज्बाती कैप्शन होते कि पापा, आप जल्दी ठीक हो जाइए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, पापा ही मेरी दुनिया है। फ़ोटो खिंचवाने और स्टेटस अपडेट करने के बाद वो इतना कहकर जल्दी से निकल जाता था कि उसे अस्पताल की बदबू से घुटन होती है। गंदे कपड़ों का ढेर और एक बूढ़े बाप जो उन्हें एक उदास खाली नज़रों से जाते हुए देखते रहते थे। एक दिन मैं इतना थका हुआ था कि जैसे ही मैंने अपने पापा को खाना खिलाने के लिए सूप का प्याला उठाया, मेरा हाथ कांप गया और थोड़ा सा सूप बिस्तर की चादर पर गिर गया। ठीक उसी समय विक्रम कमरे में आया। उसने नाक सिकोड़ते हुए मुंह बनाते हुए एक ठंडी आवाज़ में कहा, भैया
तुम इतने अनाड़ी क्यों हो? एक प्याला सूप भी ठीक से नहीं खिला सकते। देखो सारी चादर गंदी कर दी। ऐसे में कोई कैसे लेट सकता है? मैंने कुछ नहीं कहा। मेरी पत्नी ने चुपचाप कपड़े से उसे साफ कर दिया। लेकिन मैं बहुत उदास हो गया था। मैं अपने अंदर उबल रहे गुस्से को दबाने की कोशिश कर रहा था। मेरी पत्नी खड़ी हुई और विक्रम की आंखों में सीधी देखते हुए एक सुकून भरे अंदाज में कहा, विक्रम, तुम्हारे भैया पिछले 3 रातों से सोए नहीं हैं। उनके हाथ पांव जवाब दे रहे हैं। अगर तुम्हें वो अनाड़ी लग रहे हैं तो तुम आज रात उनकी जगह रुक जाओ, ताकि वो घर जाकर एक रात चैन से सो सके। मेरी पत्नी की बात सुनकर विक्रम ऐसे उछल पड़ा जैसे किसी ने उस पर गर्म पानी फेंक दिया हो। उसने जल्दी से हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं, मैंने बताया था ना कि आज मेरे ससुराल में फंक्शन है। मैं कैसे रुक सकता हूँ? आप भी मजाक करती हो भाभी। चलो मैं अब चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। इतना कहकर वो दरवाजे से गायब हो गया, जैसे कोई चोर हो। मेरी आंखों में आंसू थे। पापा के भी झुर्री भरे चेहरे पर कोने से एक आंसू टपक गया था। पापा सब कुछ सुन रहे थे, सब समझ रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं कह सकते थे। उनके बेटों की बेशर्मी सिर्फ हमें ही नहीं थका रही थी, बल्कि इस बूढ़े कमजोर दिल को भी छलनी कर रही थी। मैंने दिल ही दिल में खुद से वादा किया कि जिस दिन पापा पूरी तरह से होश में आ जाएंगे, तब मैं इस धोखे और नाइंसाफी का पर्दाफाश जरूर करूंगा। अस्पताल में रात हो गई थी। माहौल खामोश था। मैं एक प्लास्टिक की कुर्सी पर सो गया था। मेरी थकान मेरी भागदौड़ की गवाही दे रही थी। आधी रात के समय जब मेरी आंख खुली तो देखा कि मेरी पत्नी भी सामने वाली कुर्सी पर बैठी सो रही है। मैं पापा के पास उनके बिस्तर पर जाकर बैठ गया। मैंने उनके हाथ पर अपना हाथ रखा। मुझे उनकी उंगलियों में हल्की सी हरकत महसूस हुई। फिर उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोली। उनकी नज़र पहले तो धुंधली थी और भटकी हुई थी, जैसे वो समझ नहीं पा रहे हों कि वो कहाँ है। मैं खामोशी से उछल पड़ा और अपनी पत्नी को हिलाकर जगाया। वो एक झटके से उठ बैठी। जल्दी से गर्म पानी चम्मच से धीरे धीरे पापा के होठों से लगाया। पापा ने कमरे में चारों तरफ देखा। उनकी नज़रें अपने बेटे के थके हुए चेहरे पर टिकी, जैसे वो दूसरे प्यारे बेटों को ढूंढ रहे हों। उन्होंने अपने सूखे होठों को हिलाया। उनकी आवाज़ इतनी कमज़ोर और दबी हुई थी कि मुझे अपना कान उनके पास ले जाना पड़ा। बेटा, विजय और विक्रम कहाँ हैं? मैं एक पल के लिए रुक गया। मेरे हाथ में पकड़ा गिलास हल्का सा कांप गया। मैंने फिर पापा को तसल्ली देने के लिए एक ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाने की कोशिश की। पापा, रात बहुत हो गई थी, तो मैंने ही उन दोनों को घर भेज दिया आराम करने के लिए। सुबह ही वो दोनों आपसे मिलने आ जाएंगे। पापा ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे अपनी पलकें झुकाईं, लेकिन मैंने उनकी आंखों में गहरी उदासी और एक ऐसा शक देखा था जिसे वो छुपा नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा, इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मैंने जल्दी से पापा का हाथ पकड़ लिया। पापा, आप पैसों की फिक्र मत कीजिए। हम दोनों पति पत्नी ने इतने साल नौकरी की है, कुछ बचत कर रखी थी। पापा ने लतिका की तरफ देखा और फिर अचानक उनकी नज़रें मेरे दाएं हाथ पर पड़ी, जो सफ़ेद चादर पर रखा हुआ था। मेरे अंगूठे पर स्टैम्प पैड की नीली इंक का निशान अभी भी हल्का हल्का बाकी था, जबकि मैंने उसे साबुन से कई बार रगड़ने की कोशिश की थी। मेरे पापा तजुर्बेकार आदमी थे, जिन्होंने कड़ी मेहनत करके अपने बच्चों को पाला था। वो कैसे नहीं समझते कि वो नीली इंक किस चीज़ का इशारा था। पापा ने और कोई सवाल नहीं पूछा। उन्होंने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। मैं जानता था कि उनकी इस बनावटी खामोशी के पीछे की खौफनाक सच्चाई क्या थी। एक बाप का दिल उन्हें बता रहा था कि जिन बच्चों को उन्होंने सबसे ज़्यादा लाड प्यार किया, वो इस समय उनके साथ नहीं थे, जब उन्हें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। 2 हफ्तों के बाद पापा की सेहत में कुछ सुधार आया। डॉक्टर ने उन्हें घर जाने की इजाज़त दे दी थी। उनकी फिजियोथेरेपी अभी भी जारी थी। जैसे ही पापा के घर आने की खबर मिली, विजय ने जल्दी से मुझे फ़ोन किया। उसकी आवाज़ में अजीब सा जोश था। भैया, आप पापा को अपने घर ले जाओ, वहाँ खुली हवा में उनका मन लगेगा। पापा के सेहतमंद होने से मैं बहुत खुश हुआ हूँ। मुझे गुस्सा आ गया। मैं अच्छी तरह समझता था कि उनका मकसद खुशी मनाना नहीं था, बल्कि लोगों के सामने नाटक करना था, ताकि इतने दिनों तक उनकी गैर मौजूदगी पर जो लोग ताने दे रहे थे, उसे दबाया जा सके। मैं उनको अपने पुराने गांव ले गया, जहां हम लोग पहले रहा करते थे। 4 कमरों वाला घर। हम लोग वहां सुबह ही पहुंच गए थे। गांव के लोग पापा को खुशी खुशी देखने के लिए आ रहे थे। दोनों पति पत्नी बुरी तरह से थक गए थे। वहीं दूसरी तरफ विजय और विक्रम महंगे कपड़े पहनकर आराम से गांव आए थे। घर की चीज़ों में कमी निकाल रहे थे। भैया, देखो तो ये पंखा कितना हल्का चल रहा है। यहाँ आने से पहले आपको उसे ठीक करवाना चाहिए था। भाभी, आपको यहाँ आने से पहले घर की साफ सफाई करनी चाहिए थी। और दोनों भाई गांव वालों के सामने जानबूझकर अपनी अमीरी और कामयाबी दिखा रहे थे।
वो इस बात को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रहे थे कि उनके साथ इस घर के कोने में एक व्हीलचेयर पर बैठा बाप उन्हें ठंडी खाली नज़रों से देख रहा था। पापा के लिए मैं नए और आरामदायक कपड़े बाजार से खरीद कर लाया था। मैंने उनको नहलाया था और अच्छे से तैयार किया था, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कुराहट का कोई नामो निशान नहीं था। वो चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। हर कोई आ जा रहा था पापा को देखने के लिए, और दोनों भाइयों की तारीफ कर रहा था कि दोनों भाई अमीर अपने पिता का कितना ख्याल रखते हैं। एक चाचा जी ने तो मेरी तरफ देखकर कहा, बेटा तुम्हारी तो इतनी हैसियत नहीं, मगर तुम्हारे दोनों छोटे भाइयों ने अपने पिता की खूब सेवा की है। विक्रम ये सुनकर खुशी से उछल पड़ा था। उसने पापा की तरफ नज़र डाली और फिर जल्दी से जवाब दिया, हाँ चाचा जी, हम बच्चों के लिए पापा ही सब कुछ है। बस पापा सेहतमंद रहने चाहिए। मैं और मेरी पत्नी खामोशी से ये सब कुछ देख रहे थे और हर किसी की बात सुन रहे थे। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकता था। पापा के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई और चली गई। देखना चाहते थे कि ये नाटक कितना गहरा और कब तक चलेगा। विजय और विक्रम पापा के पास गए। विजय ने कहा, पापा आपकी जितनी भी बचत और एफडी है वो सब हमें दे दीजिए, ताकि हम उसे भैया भाभी को दे सकें। इन दोनों ने बहुत मेहनत की है, हम आपस में उसका देख लेंगे कि हमें क्या करना है। मेरी पत्नी अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने तेज आवाज में कहा, बड़ी फिक्र हो रही है तुम लोगों को हमारी, पर क्या तुम लोगों को ये पता भी है कि पापा के ऑपरेशन में कुल कितना खर्च आया है? जब डॉक्टर ने कहा था कि पापा की जान बचाने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए, तब तुम दोनों के फोन कहाँ थे और तुम दोनों कहाँ थे? कमरे में अचानक तनाव सी खामोशी छा गई। विक्रम की मुस्कुराहट गायब हो गई और विजय घबराकर अपनी पत्नी की तरफ देखने लगा। उसकी पत्नी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहा, भाभी तुम ये क्या बात कर रही हो? घर की बात है, एक एक पैसे का हिसाब लोगी क्या? हम लोग जरूरी काम में फंसे हुए थे, जानबूझकर भागना नहीं था। मेरी पत्नी ने कहा, इतना जरूरी काम था कि फोन 3 दिन तक बंद रहा। इतना जरूरी काम था कि पापा की जान के लिए सिर्फ 45,000 रुपए की ही मदद की गई। मैंने लतिका की तरफ इशारा किया। मुझे डर था कि सबके सामने वो तमाशा खड़ा कर देगी, लेकिन मेरी आंखों में अपनी पत्नी के लिए एक शुक्रगुजारी भरा जज्बा था। गांव के लोग अब दोनों भाइयों को शक भरी नजरों से देख रहे थे। ठीक उसी समय पापा ने धीरे से अपना गला साफ किया। उन्होंने मुझे अपने करीब आने का इशारा किया। उनकी आवाज़ साफ और बुलंद थी। चलो पुरानी बातें छोड़ो, मुझे तुम तीनों से एक ज़रूरी बात करनी है। धीरे धीरे गांव के लोग अपने अपने घरों को चले गए थे। घर का दरवाज़ा बंद होते ही बाहर का शोर थम गया। वो दोनों भाई और उनकी पत्नी अभी कुर्सियों पर बैठे हुए थे। पापा अपने व्हीलचेयर पर बैठे थे। उन्होंने अपना पुराना कपड़े का थैला निकाला, एक ऐसा थैला जिसे वो हमेशा अपने साथ रखते थे। इस थैले में से उन्होंने एक बड़ा सा लिफाफा निकाला। एक एक करके हम सबके फिक्रमंद और हैरानी भरे चेहरे की तरफ देखा और धीरे धीरे बोले, ये मेरी वसीयत है जो मैंने 4 साल पहले एक वकील के ऑफिस से बनवाई थी। जब मुझे लगने लगा था कि मेरी सेहत अब मेरा साथ नहीं देगी, तो मैंने सोचा था कि जब मैं अपने आखिरी वक्त में होऊंगा तब उसे सामने लाऊंगा। लेकिन इस बार जो हुआ उसके बाद मुझे लगता है कि अब सब कुछ साफ कर देने का वक्त आ गया। विजय और विक्रम ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में लालच की एक चमक थी। उन्हें पूरा यकीन था कि पापा तो जायदाद बराबर बांटेंगे या हमेशा की तरह अपने छोटे बेटों को ज्यादा हिस्सा देंगे। पापा ने वो लिफाफा मुझे दिया और उसे सबके सामने जोर से पढ़ने के लिए कहा। मैंने कांपते हुए हाथों से लिफाफा खोला और अंदर से एक स्टाम्प पेपर निकला। मैंने पढ़ना शुरू किया। मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही थी और फिर धीरे धीरे साफ और मजबूत होती गई। मैं रतनदीप चौधरी अपने पूरे होशो हवास में ये फैसला करता हूँ कि मेरी सारी जायदाद, जिसमें मेरा ये गांव का 3 मंजिला वाला घर जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है और बैंक में मेरे बचत खाते में जमा 30 लाख रुपए, मेरे सबसे बड़े बेटे मुकेश को और मेरे इकलौते वारिस के तौर पर दिए जाते हैं। मेरे दोनों छोटे बेटे विजय चौधरी और विक्रम चौधरी का इस जायदाद में कोई हक नहीं होगा। जैसे ही मैंने ये आखिरी लाइन पढ़ी, एक जोरदार झटक मेरी आवाज़ में आ गई। विक्रम की पत्नी के हाथ से चाय का कप छूटकर जमीन पर गिर गया और टुकड़े टुकड़े हो गया। वो एक झटके में खड़ी हो गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ ऐसा ही हाल विजय की पत्नी का भी था। उन दोनों की आंखें पापा को ऐसे घूर रही थी जैसे कोई अजनबी हो। विक्रम ने कहा, पापा पागल हो गए हैं क्या? ये क्या बकवास लिखवाया है आपने? भैया बड़े हैं तो क्या, छोटे बेटे कूड़ा करकट है? किस जमाने में जी रहे हैं आप, जो अब भी बड़े को ज्यादा अहमियत और छोटे को कुछ नहीं? विजय का मुंह खुला का खुला रह गया। वो हकलाता रहा लेकिन कुछ नहीं बोला। वहीं उन दोनों की पत्नियों के चेहरे का रंग बदलने लगा था। विजय की पत्नी ने टेबल पर जोर से हाथ मारा। पापा आप ये क्या कह रहे हैं?
तुम अपने बेटों के साथ भेदभाव कर रहे हो, छोटे बेटों को अपना दुश्मन बना रहे हो। वो भी तो आपका ही खून है, इनका हक कैसे छीन सकते हैं? पापा वहीं बैठे खामोश रहे और निडर होकर उन्होंने लालच से बिगड़े चेहरे को घूर कर देखा। उनकी आवाज़ ऊंची नहीं थी, ये जायदाद मेरी है, मैं जिसे चाहूँ उसे दे दूँ, ये मेरा हक है। तुम लोग मुझे नाइंसाफ़ी करने वाला कहते हो, तो तुम्हारा इंसाफ कहाँ था जब मैं ऑपरेशन थिएटर में ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहा था? तुम्हारा इंसाफ कहाँ था तब, जब मेरे बेटे को मुझे बचाने के लिए अपना घर बेचना पड़ा? तब तुम लोग मेरे बेटे थे या सड़क पर चलते हुए अजनबी? पापा के सवाल एक ठंडे पानी के छींटे की तरह उन लोगों के मुंह पर पड़े जो अपना हक मांगने के लिए चिल्ला रहे थे। पूरे कमरे में खतरनाक खामोशी छा गई। विजय अब सुकून से नहीं रह सकता था। वो पापा के सामने दौड़ा, उसके हाथ हवा में हिल रहे थे, उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ गया था। पापा, आप ये कैसे कह सकते हैं? आपने कहा कि जायदाद आपकी है, आप जिसे चाहें दें, लेकिन क्या आपने हमारे जज्बात के बारे में सोचा है? हम भी आपके ही बच्चे हैं, इस परिवार का खून है। आपने हमें ऐसे कैसे अलग कर दिया, जैसे हम कोई पराए हों? विक्रम ने जब अपने बड़े भाई को इतना हंगामा करते हुए देखा, तो वो भी खामोश नहीं बैठा। वो सोफे पर गिर गया और ऐसे जोर से रोने लगा जैसे किसी ने उसे बहुत जोर से मारा हो। उसकी पत्नी भी बुरी तरह से चिल्लाने लगी। उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। पापा, हम लोग भले ही आपसे दूर रहते थे, लेकिन कोई ऐसा दिन नहीं था जब हमारा दिल आपकी तरफ ना लगा हो। आप बीमार हुए तो हमें बहुत फिक्र हुई, आपको दर्द हुआ तो हमें बहुत तकलीफ हुई, और आज आप हमारे साथ ऐसा सलूक कर रहे हो। आपने सब कुछ बड़े भैया को दे दिया तो क्या इतने सालों तक ये दोनों आपके सौतेले बच्चे थे? दोनों की पत्नियां इस नाटक में शामिल हो गई थी। ऋचा का चेहरा भी गुस्से से लाल हो गया था। उसने उंगली उठाकर मुझसे कहा, बड़े भैया, आप तो बहुत चालाक निकले। तुम पापा के पास रहते हो, तुमने ही उनके कान भरे हैं ताकि वो ऐसा फैसला लें। मैं तुम्हें बता देती हूँ, ये वसीयत कानूनी तौर पर गलत है। सारे भाई बराबर हैं, अदालत में सब कुछ बराबर से बटेगा। तुम और तुम्हारी पत्नी अकेले सब कुछ हड़प करने का सपना मत देखो। मेरी पत्नी पापा के पास खड़ी हुई थी और महसूस कर सकती थी कि पापा के हाथ कांप रहे थे, डर से नहीं बल्कि मायूसी से। मेरे पिता ने फल बेचकर हम सब की परवरिश की थी और आज उनकी सेहत की नहीं बल्कि उनके घर और उनकी बचत की परवाह की जा रही थी। पापा ने गहरी सांस ली। उन्होंने अपनी खांसी को रोकने की कोशिश की। उन्होंने अपनी लाठी को जमीन पर पटका, जिससे सब खामोश हो गए। उन्होंने सीधा अपने बेटों की नज़रों में देखा। उनकी आंखों में अब एक पिता की मोहब्बत नहीं थी, वो अब अपने बिगड़े हुए बच्चों को सबक सिखा रहे थे। उनकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उनका हर शब्द साफ था। उन्होंने कहा, तुम लोग कहते हो कि तुम लोग सब बराबर हो। 3 साल पहले जब तुम्हारी माँ की मौत हुई थी, उसकी 13वीं में जो 5 लाख रुपए आए थे, वो मैंने तुम दोनों भाइयों को बराबर बांट दिए थे ताकि तुम अपना कारोबार शुरू कर सको, क्योंकि तुम दोनों नालायक थे। लेकिन मेरा बड़ा बेटा मेहनती था। मैं जानता था कि वो अपनी मेहनत से काफ़ी कुछ कर सकता है, तुम लोग नहीं। मैंने मुकेश को एक पैसा भी नहीं दिया। तब तुम लोगों ने बराबर की बात क्यों नहीं की? अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बीमार हूँ, फिर भी फल बेचकर अपना गुजारा करता हूँ। मेरा बेटा तुम लोगों की वजह से इस घर को छोड़ कर गया था, लेकिन जैसे ही तुम्हें पैसे मिले, तुम लोगों ने शहर जाने का फैसला कर लिया। मुकेश ने मुझे बचाने के लिए अपना नया घर, अपना भविष्य बेच दिया, तो अब ये घर उसका है। ये दुनिया का दस्तूर है। तुम्हें हिस्सा चाहिए, ठीक है, तो फिर जिम्मेदारी में भी हिस्सा लो। पूरी बात सुनकर ऋचा एक पल के लिए खामोश हो गई, लेकिन लालच ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। विक्रम चिल्लाकर बोला, पुरानी बातें क्यों निकाल रहे हो पापा? वो पैसा तो हमने खर्च कर दिया, लेकिन ये घर करोड़ का है। आप सब कुछ भैया को नहीं दे सकते। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने वसीयत नहीं बदली तो हम अदालत जाएंगे। तब ये मत कहना कि बच्चे नालायक निकले। छोटे बेटे की ये धमकी एक आखिरी चाकू की तरह थी, जिसने बाप बेटे के कच्चे रिश्ते को भी काट दिया था। पापा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन बस मैंने भी अब बहुत बर्दाश्त कर लिया था। मैं एक झटके से उठा, अंदर सोने वाले कमरे में गया और थोड़ी देर बाद हाथ में एक मोटी फाइल लेकर वापस आया। मैंने वो फाइल टेबल पर फेंकी। मिताली और ऋचा, जो अभी तक रो रही थी, चौंक कर खामोश हो गईं। मैंने फाइल खोली और उसमें से अस्पताल के बिल और दवाइयों की रसीद और कर्ज के कागजात निकाले। मैंने अपने दोनों भाइयों और उनकी पत्नियों की तरफ देखा और कहा, तुम लोगों को बराबर की बात करनी है, ठीक है, मैं करूंगा बराबर की बात। ये रहे अस्पताल के सारे बिल और ऑपरेशन, दवाइयों और 1 महीने से ज्यादा के खर्च की रसीदें। कुल मिलाकर 12,80,000 रुपए का कर्ज है, और वो 40 लाख अलग, जिनका मैंने घर गिरवी रख लिया है, जिसका सूद मैं रोज रोज भरता हूँ।
मैंने सारे बिल उनकी तरफ सरका दिया और कहा, अब अगर आप लोगों को जायदाद में हिस्सा चाहिए तो पहले इस खर्चे में हिस्सा लो। 12,80,000 रुपए को 3 हिस्सों में बांटो। हर एक के हिस्से में जितना पैसा आता है उतना पैसा मुझे दो। पहले तुम लोग मेरे पैसे चुकाओ, फिर हम घर की बात करेंगे। मैं सीधा सीधा आदमी, जब मुझे परिवार से धोखा दिया गया तो मैं भी सच के लिए लड़ना जान गया था। विजय ने बिल उठाकर देखा, उसकी आंखें तेजी से लंबे लंबे नंबरों पर घूम रही थी। फिर उसने उसे टेबल पर फेंक दिया जैसे वो कोई गंदी चीज हो। फिर उसने कहा, भैया आप ये किस तरह की बातें कर रहे हो? आप बड़े बेटे हो, माता पिता की देखभाल करना आपका फर्ज है। ये घर पापा आपको दे रहे हैं, जो जाहिर है कि उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। हम तो छोटे बेटे हैं, हमारा परिवार है, बच्चे हैं, लेकिन आपके तो बच्चे भी नहीं हैं। हमें आगे के लिए अपने बच्चों का भी सोचकर रखना है। मगर आप तो दोनों ही पति पत्नी कमाने वाले हो। मैंने कहा, अभी तो तुम खुद बच्चे थे और अब जब जिम्मेदारी की बात आई तो अपने बच्चों का बहाना बना लिया। उधर मेरी पत्नी ने चुपके से टेबल के नीचे से मोबाइल में रिकॉर्डिंग चालू कर दी। पापा ने अपने बेटों की बातें सुनी। वो बस एक बेरंग मुस्कुराहट हंसकर रह गए, एक हंसी जिसमें बहुत दर्द था। पापा ने कहा, वाह, तो तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ तब तक जागती है जब तुम्हें कुछ फायदा हो। जब पैसे खर्च करने की बात आती है तो सिर्फ मुकेश का बोझ बन जाता हूं ना। ये मीटिंग लड़ाई झगड़ा और गालियों के साथ खत्म हुई। मेरे दोनों भाई और उनकी पत्नियां बड़बड़ाते हुए घर से बाहर निकल गए। उसी रात मेरे और लतिका के फोन पर एक साथ नोटिफिकेशन आया, विजय ने ग्रुप छोड़ दिया। विजय ने ग्रुप छोड़ दिया, वो प्यारा फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप जो कभी और मेरे खाने पीने की फोटो डालने के लिए बनाया था। कुछ ही दिनों बाद जब मैं सब्जी लेने बाजार गया तो मैंने महसूस किया कि पड़ोसी मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे। सब्जी बेचने वाला मुझे देखते ही खामोश हो जाता, फिर मेरे जाने के बाद मुझे घूर कर देखता। ये वही दिशांत अंकल थे जिन्होंने हमें पापा की बीमारी की खबर दी थी और फिक्र भरी आवाज़ में बोले, मुकेश बेटा, ज़रा संभल कर रहना। तुम्हारे भाई पूरे गांव में ये अफवाह फैला रहे हैं कि तुम दोनों पति पत्नी ने अपने पिता पर कोई जादू टोना कर दिया है। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे पिता सठिया गए हैं और तुम लोगों ने उन्हें बहला फुसलाकर धमकाकर वसीयत अपने नाम लिखवा ली है। ये सुनकर मेरा खून खौल गया। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो मेरे अपने सगे भाई और भाभी की इज्जत उछालने के लिए इतनी घटिया हरकत कर सकते हैं, इतनी घिनौनी अफवाहें फैला सकते हैं। लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी। इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बुधवार की सुबह आया। पोस्टमैन हमारे घर आया। मैंने कागज हाथ में लिया तो ये एक शिकायत पत्र था। इस लेटर में विजय और विक्रम ने किसी के सिखाने पर बहुत सख्त कानून जुबान का इस्तेमाल किया था। उन्होंने मुझे और पापा को कानूनी तौर पर कैदी बनाने का इल्ज़ाम लगाया था, क्योंकि मैं उन्हें पापा से मिलने नहीं दे रहा था, जबकि हकीकत ये थी कि पापा खुद उनसे मिलना नहीं चाहते थे। और इससे भी संगीन इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने एक बुजुर्ग आदमी की दिमागी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर उनसे ज़बरदस्ती एक झूठी वसीयत पर साइन करवाए थे। वो अदालत से पापा को पागल खाने भेजने की अपील कर रहे थे, सिर्फ जायदाद हड़पने के लिए। बात अब गांव की पंचायत तक पहुंच गई थी। पंचायत का बंदोबस्त किया गया। सरपंच जी एक बुजुर्ग और समझदार इंसान थे। उनके सामने पूरी बात रखी गई। सब लोग पंचायत में मौजूद थे। सरपंच जी ने पापा की तरफ देखा, जो एक सुकून भरे और निडर अंदाज में बैठे हुए थे। फिर उन्होंने हमारी तरफ देखा, जो मैं उनसे बहस करना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरी पत्नी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बैठने पर मजबूर कर दिया। वो जानती थी कि ऐसी जगह पर जिसकी आवाज़ ऊंची होती है, ज़रूरी नहीं कि वो जीते, बल्कि सच्चाई और सबूत ही आखिरी फैसला करते हैं। और मेरे पिताजी ने अपनी सारी ज़िंदगी में इतने सारे उतार चढ़ाव देखे थे, वो इन बिगड़े हुए बेटों को इतनी आसानी से जीतने नहीं देंगे। मेरे पापा ने वकील को बुलाया। वो राघव जी थे, पापा के पुराने दोस्त, वही इंसान जो पिछले कई सालों से पापा को कानूनी सुझाव देते आ रहे थे। पापा ने कहा, सरपंच जी, मेरे बेटे ये शक कर रहे हैं कि मैं सठिया गया हूँ, मुझसे ज़बरदस्ती की गई है, तो मैं आज आप सबके सामने सबसे मजबूत सबूत पेश करना चाहता हूँ। उन्होंने टेबल पर एक मोटी फाइल और एक टैबलेट रखा। उन्होंने एक वीडियो चलाया और स्क्रीन को सबकी तरफ घुमा दिया। ये वीडियो इस पूरी कार्यवाही की है। राघव अंकल ने कहा, 3 साल पहले मनमोहन जी ने मेरे ऑफिस में अपनी वसीयत बनवाई थी। उस समय सरकारी गवाह और एक दिमाग का डॉक्टर भी मौजूद था। वीडियो में मेरे पापा उस समय थोड़े कमज़ोर दिख रहे थे, लेकिन वो वकील के हर सवाल का अपनी जायदाद और अपनी ख्वाहिशों के बारे में बिना सोचे झिझक के साथ जवाब दे रहे थे। उन्होंने वीडियो में साफ तौर पर कहा था कि मैं अपना घर अपने बड़े बेटे मुकेश को दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे दोनों बेटों की शादी, उनका घर बसाने में उन दोनों पति पत्नी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। हमेशा मेरे बड़े बेटे को ही कुर्बानी देनी पड़ी।
विजय और विक्रम स्क्रीन को घूरते रहे। उनके इल्ज़ाम अब उन्हीं के मुंह पर तमाचे की तरह लग रहे थे। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। पापा नीचे झुके और अपने इस पुराने घिसे हुए कपड़ों के थैले से एक पुराना जंग लगा हुआ टीन का डब्बा निकाला। वो पुराने ज़माने का बिस्कुट का डब्बा था। उन्होंने अपना झुर्रियों से भरा हुआ हाथ डिब्बे के ढक्कन पर रखा, अपने कांपते हुए बेटे को देखा। उनकी आवाज़ धीमी हो गई और कहा, तुम्हें मुझ पर मुकदमा करना है? तुम कहते हो कि मैं तुम्हारे बड़े भाई का पक्ष लेता हूँ, ठीक है, तो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। उसे देखने के बाद फैसला करना कि तुम्हें अपने पिता को पागल खाने भेजना है या नहीं। उन्होंने ढक्कन खोला। पुराने कागज़ की नमी भरी बदबू और वक्त की एक अजीब सी महक हवा में फैल गई। डब्बे के अंदर कुछ पीले पड़ चुके कागज़ थे और कुछ पुरानी धुंधली फ़ोटो। पापा ने सावधानी से एक पुराना लिफाफा निकाला जिसकी लिखाई वक्त के साथ धीमी पड़ गई थी, लेकिन अभी भी पढ़ी जा सकती थी। ये मेरी माँ की हैंडराइटिंग थी। पापा ने वो खत सरपंच को दिया और उनसे उसे सबके सामने जोर से पढ़ने की अपील की। सरपंच ने पढ़ना शुरू किया। मनमोहन जी, मुझे पता है कि मेरी बीमारी अब ठीक नहीं होगी। मेरे जाने के बाद घर का सारा बोझ तुम्हारे कंधों पर आ जाएगा। मुझे तुम्हारी और बच्चों की बहुत फिक्र है। मैंने पिछले कुछ सालों में जो कुछ भी पैसे जोड़े वो मेरे इस डिब्बे में रखे हुए हैं। याद रखना, इन पैसों से विजय और विक्रम के नाम की एफडी करवा देना ताकि वो दोनों पढ़ सके। उनका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उनकी ज़िंदगी हमारी तरह मुश्किल से ना गुजरे। मेरा बेटा मुकेश बहुत समझदार है। वो अपनी मेहनत से काफ़ी कुछ कर सकता है, लेकिन ये दोनों मेहनत नहीं करना जानते। हम गरीब लोग हैं। गरीब की मेहनत ही रंग लाती है। मेरे जाने के बाद तुम उनकी देखभाल करना, उन्हें किसी चीज़ की कमी महसूस ना होने देना। पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया। पापा ने डब्बे से पुरानी फटी हुई पासबुक निकाली जो बहुत पहले बंद हो चुकी थी। उन पर साफ साफ विजय और विक्रम का नाम लिखा हुआ था। इस जमाने में उन खातों में जमा रकम एक पूरी जायदाद के बराबर थी। माँ जानती थी कि उनके दोनों छोटे बेटे नालायक हैं, अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकेंगे, इसलिए उन्होंने अपने बेटों के लिए खुद को निचोड़ दिया था। मैंने कहा मैं चाहता तो उस समय अपनी पत्नी को बचा सकता था, लेकिन उसकी बीमारी पर खर्च होने वाली सारी रकम तुम दोनों की फीस भरने, तुम्हारी बाइक खरीदने और नए कपड़े दिलाने में लगा दिए। तुम्हारा भाई पुराने कपड़े पहनता था, टूटी हुई चप्पलें पहनता था। उसने कभी तुम दोनों से एक बार भी शिकायत नहीं की। तुम्हारे माता पिता ने अपना खून पसीना एक कर दिया ताकि तुम पढ़ लिख कर कामयाब हो सको, और आज तुम लौट कर हमें ही नाइंसाफ़ी करने वाला कहते हो। विजय ने अपना सर झुका लिया, पता नहीं सर्दी या शर्म से। विक्रम भी शर्मिंदा हो रहा था, लेकिन अब किसी को हम पर तरस नहीं आ रहा था। इस जंग लगे टीम के डिब्बे से निकली कड़वी सच्चाई ने उनके सारे झूठ और लालच को, जिसे वो इंसाफ के पर्दे के पीछे छुपा रहे थे, चकनाचूर कर दिया था। ये साफ हो गया था कि इस परिवार में इतने सालों से सबसे ज़्यादा कुर्बानी अगर जिसने दी थी तो वो मैं था। मैं घर का सबसे बड़ा बेटा, जिसे हमेशा जल्दी आग में कूदना पड़ा था। मैंने अपनी आंखों से आंसू साफ किए। मैंने ये खत पहले कभी नहीं देखा था। मैं अपने माता पिता की इस गहरी बात को कभी नहीं जानता था। सरपंच जी ने फैसला सुना दिया था और कहा था कि मनमोहन जी और मुकेश को कोई तंग नहीं करेगा। सब लोगों के सामने बात आ गई कि मनमोहन जी ने जो फैसला किया है वो बिल्कुल ठीक है। दोनों भाई शर्मिंदा होकर अपनी पत्नियों को लेकर गांव से वापस चले गए थे और गुस्से में कभी वापस ही नहीं आए। मैंने पापा की तरफ देखा और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। पापा ने कहा, बेटा, अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अपनी मेहनत से बनाए हुए घर को छुड़ाओ। पूरा गांव जानता था कि असलियत क्या है और फैसला क्या है। अब मेरे दोनों भाई कुछ भी नहीं कर सकते थे। पापा ने हम दोनों पति पत्नी को आशीर्वाद दिया। ऊपर वाले ने हम दोनों पति पत्नी को अभी तक माता पिता बनने की खुशी नहीं दी थी। मैं और मेरी पत्नी बहुत प्रार्थना करते हैं। आप लोग भी प्रार्थना कीजिए। आज भी मैं अपने पिता के साथ रहता हूँ और उनकी बहुत सेवा करता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ और अपने पिता का भी बहुत ख्याल रखता हूँ। विक्रम और विजय तो कभी गांव वापस नहीं आए। उन्होंने हमसे सारे संबंध खत्म कर दिए। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे रिश्तों का कोई मतलब नहीं जो बुरे वक्त में काम ना आ सके।